गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो बैंक होते हैं जो छोटे टिकट के लोन प्रोवाइड करते हैं, अर्थात इनका मेन जो टारगेटेड ग्रुप होता है, वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है जिसका इनकम लो होती है, लो इनकम ग्रुप। मेनली कौन से पीपल, वो लोग जो गांव की एरिया से शहर में माइग्रेट हो गए, या फिर शहर के अंदर जो जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, या फिर छोटी छोटी कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिन्हें 5,000 10,000 रुपये के लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते थे कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, इनका जो बिज़नेस होता है, क्या ये प्रॉफिटेबल होता है? जी हाँ, बिल्कुल ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर पाते हैं। आरबीआई ने इन्हें छूट दे रखी है कि ये क्योंकि स्मॉल टिकट का लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इन्होंने अपनी सिफारिश रखी कि जी, हम स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं टिकट का, अगर हम उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारी जो पेपर कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पाएगी। तो इस हिसाब से आरबीआई ने क्या कर दिया, इन्हें अलाउड कर दिया कि 3%, 3.5% के आसपास भी ये लोन चार्ज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इनके ऊपर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारे सामने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हम हमने इसी बैंक को क्यों चुना? तो देखिए, सबसे पहले अगर इसी बैंक की बात की जाए, तो इस बैंक की अगर बुक वैल्यू की बात की जाए, तो इसकी बुक वैल्यू 142, और जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है किस पे, 138 रुपीज़ के ऊपर। अर्थात जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से भी कम है। अब बात की जाती है इसकी पास परफॉर्मेंस की, तो इसके चार्ट के ऊपर आते हैं। अगर पास परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जो स्टॉक का जो प्राइस था वो 277 रुपये पे हाईएस्ट था, और आज गिर के कितने पे आ गया, 138 रुपये के आसपास। तो अब हम सबसे पहले रीज़न जानना चाहेंगे कि ये जो स्टॉक था ये इतना नीचे गिरा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पूरा बिजनेस ही खत्म हो चुका है? तो सबसे पहले रीजंस को जान लेते। तो इनका जो स्टॉक का प्राइस गिरा था, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो क्या रीज़न था, एनपीएस। तो देखिएगा, अगर मार्च 2020 की बात की जाए, तो जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, इनके जो मेन कस्टमर थे वो कौन थे, जो लो इनकम ग्रुप था। और वो लो इनकम ग्रुप के अंदर बड़ा वर्ग कौन सा होता था, जो गांव से शहर के अंदर काम या रोजगार की तलाश में आ गया था। लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, वो वापस उन्होंने अपने गांव जाना शुरू कर दिया, और उनके जो लोन दे रखे थे वो एनपीएस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो मार्च के अंदर देखिए, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से खराब हो जाती है। देखिए, इनके जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे किस में हो जाते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मार्च 22 में देखिए क्या हो जाता है, ये हाईएस्ट हो जाता है, 11% पे चले जाते हैं इनके ग्रोस एनपीए। और नेट एनपीए कितना चल जाता है, 5.97%। लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। और करंट जो हमारा मार्च का जो क्वार्टर था उसके रिजल्ट देखिएगा, उसके अंदर इनके जो है ग्रोस एनपीए 11% से कहाँ पे आ गई, ओनली 3.31%। और नेट एनपीए कितना रह गया, सिर्फ 1.55%। अब सेल्स के अंदर ग्रोथ देखिएगा, 237 करोड़ से कितनी हो गई, 329 करोड़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो लास्ट में नेगेटिव था, अब वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सारी चीज़ें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि कंपनी के अंदर अब क्या आ गई, रिकवरी आ गई, और उनके जो पुराने जो लोन थे वो सारे सारे उन्होंने रिकवर कर लिए। तो अब इसी चीज़ को हम फर्दर आगे बताते हैं कि देखिए, जो रिजल्ट हैं इन्हें हम और ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बीएससी की साइट पे चलते हैं, जहाँ इनके रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो देखिए, ये इन्होंने इस मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट हैं, ये लास्ट दिसंबर के रिजल्ट हैं, और ये क्या है, पिछले साल 31/3/2022 के मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। तो इसके अंदर देखिए, इन्होंने इनकम है, इनकी इनकम भी बढ़ी है। अब यहाँ पे देखिए, इनका जो अगर प्रॉफिट की बात की जाए, तो इनका प्रॉफिट कितना है, 101 करोड़ का, जिसके अंदर क्या किया है, इन्होंने 51 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। और अगर इनकी नेट एनपी की बात की जाए, तो नेट एनपी कितना है इनका, 92 करोड़ रुपीज़। तो देखिए, इनका 101 करोड़ का प्रॉफिट है, 101 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर 51 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग की है, और फाइनल के पास प्रॉफिट कितना बचा है, 38 करोड़ का। तो देखिए, अगर टोटल एनपीए की नेट एनपीए की बात की जाए, तो जो 92 करोड़ हमारा नेट एनपीए है, ये अगर ये 2 क्वार्टर में प्रोविजनिंग कर देते हैं, तो पूरा एनपीए वही खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, जो इनकम आई वो किस में ऐड हो जाएगी, इनकी इनकम में ऐड हो जाएगी, इनका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, एकदम से एक तरह से डबल हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके स्टॉक के रिकवर करने का, उसके पीछे रीज़न क्या है, इनकी रिजल्ट्स। इसके जो रिजल्ट उसमें परफॉर्मेंस है, इनके एनपीए
जो पहले एनपीएस बढ़ने की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गिरा था, अब वो रीजंस खत्म हो गए हैं। उल्टा एक दो क्वार्टर की प्रोविजनिंग के बाद इनका जो नेट एनपीए है वो जीरो की तरफ हो जाएंगे, और इनके जो प्रॉफिट हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि जो कंपनी है उसका फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, कि क्या वो फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करने का स्कोप है इनके पास। तो ज़रा उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो कंपनियां हैं ये कहाँ पे फोकस करती हैं, इनका जो मेनली फोकस एरिया है वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। इस साइड के एरिया के अंदर क्या है, इनके ज़्यादा मेजर फोकस एरिया है। और जो नॉर्थ रीजन है, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह के एरिया, इसमें क्या है, इनका कम रीच है। तो अगर ओवरऑल अगर स्कोप देखा जाए एक्सपेंशन का, तो पूरे नॉर्थ के अंदर इनका एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट ने करंटली फोकस कहाँ पे किया हुआ है, अगर हम कॉन कॉल्स के अंदर देखें तो मैनेजमेंट ने जो करंटली फोकस किया हुआ है, मैनेजमेंट का करंट का फोकस है वो इसके ऊपर है। इसके अंदर देखते हैं, देखिए, एग्रेसिव ग्रोथ रिटेल सेगमेंट, डिपॉजिट ग्रोथ एंड एम टू क्लोक 30% ग्रोथ। ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो दूसरा, इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंडिंग इस ब्रांच नेटवर्क एंड इंक्रीज इट्स फिट ऑन स्ट्रीट फॉर रिटेल बिजनेस लाइक मॉर्गेज एंड सीवी। तो कंपनी क्या करना चाह रही है, अपने नेटवर्क को इंक्रीज करना चाह रही है, वो भी रिटेल बिजनेस में। तो रिटेल बिजनेस क्या होता है, काफ़ी सिक्योर बिजनेस होता है, क्योंकि रिटेल पीपल से जो लोन दिया उसे रिकवर करना बहुत ही आसान होता है। और कंपनी के पास प्लान एक्सपेंड करने का, कहाँ पे, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश में अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे। और बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो इनका क्या होगा, जो इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है कि इनके पास जो पैसा आता है, क्या उन्हें सस्ते दाम पे मिल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। ये क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स भी से थ्रू लोगों से पैसा भी लेते हैं। तो उन्हें क्या होता है कि जो, अगर कोई इनमें बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा तो डिपॉजिट्स पे क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट के ऊपर उन्हें पैसा मिल जाता है। तो उससे इनके इंटरेस्ट इनकम के अंदर जो मार्जिन हैं वो क्या हो जाते हैं, इनके इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न क्या हैं, ये बता रहे हैं कि इस बैंक के अंदर फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर इसके पीयर का कंपेरिजन कर लिया जाए कि इसके कंपनी, तो उनका देखें हम, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिएगा, बैंक अपने क्या है, हाईएस्ट के ऊपर है। तो अगर अपना ऑल टाइम हाई मार रहा है दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये फाइनेंस बैंक भी हाई मारेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसके रिजल्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न से उसको और देख लें, तो देखिए क्या बना रही है, कप पैटर्न बना रहा है। और कप पैटर्न बना रहा है तो उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न कहाँ से, अगर देखा जाए तो यहाँ से उठा के से यहाँ पे शिफ्ट करते कम इसके ऊपर, कप के टॉप के ऊपर। तो हमारे पास रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, 240 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। तो 240 का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास, 80-90% के आसपास इसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ है। तो ये वीडियो जो है ओनली फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ पे है, ये ना ही कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। और थैंक यू।